सभी दोस्तों को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब तक हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में अपने 11 लेक्चर पूरे कर चुके हैं, जिसमें हम अपने भाग 3 में जो दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट, वहाँ तक आपकी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो ये अगला पार्ट है भारत के संविधान का भाग 4, जिसमें हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक पाए जाते हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम DPSP भी शॉर्ट में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब नीति, जो राज्य हम नीति बनाएंगे, ठीक है, कोई भी राज्य है जो नीति बनाएगा, उसमें जो हमारे ये जो निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी बात करी जा रही है। मोटी मोटी भाषा में ये बस इतना कहना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था भारत के संविधान के किसमें भाग 4 में ये दिए गए हैं। कहाँ से? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आयरलैंड से ये लिए गए हैं। ये सवाल हमारा पेपर में पूछा जाता है कि किस देश से हमारे जो DPSP हैं लिए गए हैं। तो कहाँ से? आयरलैंड से ये लिए गए हैं, जो कि इंडिया और आयरलैंड के अलावा किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अब हम देखेंगे इन नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं DPSP। देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं, जिनका पालन नीति निर्माण के दौरान किया जाना जरूरी है। देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, उनके द्वारा जैसे ये हमारा इंडिया का स्टेट बना, राज्य, उनको दिए गए क्या है? ये सकारात्मक निर्देश है। एक पॉजिटिव क्या है? डायरेक्शन है कि जी आप जब भी कोई नीति बनाई है तो आप इनका पालन कीजिएगा नीति निर्माण के दौरान, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर मोटी मोटी कही जा रही है। अब देखिए, हमारे जो ये DPSP हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, जिसमें लोगों के कल्याण के बारे में चर्चा की जाती होगी। आप कभी कभी जैसे टीवी पर डिबेट देखते होंगे या कोई नेता कहता होगा रैली के माध्यम से कि हम क्या करें? कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर अग्रसर हैं, और हमारा एम क्या है? राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में बनाना। अब आप कल्याणकारी की जो परिभाषा है इसको देखते हैं। देखिए, कल्याणकारी जो राज्य है उससे क्या तात्पर्य है? देखिए, कल्याणकारी राज्य से मतलब है ऐसे राष्ट्र से जहां सरकार जो है जनता के सभी वर्ग, ठीक है, उच्च हो, निम्न हो, मध्यम हो, कोई भी वर्ग हो, और विशेषकर जो वंचित वर्ग हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, के कल्याण के लिए कार्य करना, ठीक है। क्या मतलब है? वेलफेयर स्टेट का तात्पर्य है कि ऐसा हमको राष्ट्र बनाना है जहां सरकार क्या करेगी? जनता के जो सभी वर्ग हैं, अगड़े हो, पिछड़े हो, SC हो, ST हो, कोई भी हो, विशेषकर एक चीज़ यहाँ पर यूज करिए, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करना है। ये हमारे DPSP का जो कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है ये कहता है, ठीक है। अब देखते हैं DPSP जो हैं, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं। ऐसे क्या दिए? कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं, जिनके अनुपालन द्वारा, जिनके अगर हम यूज करेंगे तो देश के नागरिकों का क्या करेंगे? हम सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और नैतिक मतलब मोरल उत्कर्ष हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं। ये राज्य के लिए क्या है? नैतिकता के सूत्र, जो देश में वास्तव में सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। UPSC 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से मैंने ये उठाया है। अब हम देखते हैं, देखिए, जब भी हम DPSP के बारे में बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो वह प्रमुखता से हमको ये 3 बात यहाँ पर देखनी है, ठीक है। और ये 3 बात कौन सी हैं? ये 3 बातें, सबसे पहली बात, इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये जितने भी हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, क्या करें? न्यायालय, जो कि हमारी न्यायपालिका है, उसके द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो डायरेक्ट हम आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि जी इन्हें लागू करिए, तो वो हमारा क्या है? फंडामेंटल है। लेकिन हम इनका अगर उल्लंघन होता है, इनके मामले में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यहाँ बात ये कही जा रही है, ठीक है। अगला क्या है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो देश के शासन में क्या है? मूलभूत स्थान रखते हैं। मतलब एक मूलभूत, मतलब जैसे मूलभूत चीज़ें क्या होती हैं आपके लिए? मूलभूत चीज़ क्या हुई? हवा, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये क्या है? मूलभूत चीज़ें, एक बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना आदमी नहीं रह सकता है।
तो किसी भी देश के शासन में अगर कोई भी देश का शासन चल रहा है तो उसके लिए ये मूलभूत चीज़ें हैं, मतलब इनके बिना काम नहीं चलेगा किसी भी कीमत पर। अगली बात क्या है, तीसरी लास्ट, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना। ये जो एलिमेंट दिए गए हैं आर्टिकल 36 से 51 तक, इनका अगर राज्य यूज़ करेगा तो ये राज्य का कर्तव्य है, मतलब इनका यूज़ करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1, न्यायालय के द्वारा कहना इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी, देश के शासन में क्या है, ये मूलभूत स्थान रखते हैं। और चौथा क्या है कि अगर राज्य कोई भी कानून बनाएगा, कानून बनाते समय राज्य का कर्तव्य है ये, मतलब राज्य की ड्यूटी बनाई गई है कि आपको इनको यूज़ करना ही करना है। ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं डीपीएसपी क्या नहीं करना। ठीक है, अभी तक आपने देखा फंडामेंटल राइट हमें ये बताते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइटों के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम डीपीएसपी क्या कहते हैं। देखिए, डीपीएसपी हमें ये चीज़ बताते हैं कि क्या नहीं करना है। ठीक है, यह नहीं बतलाते ये नहीं बताते कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे फंडामेंटल राइट बताते थे आपको कि आपको ये क्या नहीं करनी, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता नहीं करनी है। ठीक है, ये बात नहीं करते, मतलब ये मना नहीं करते किसी चीज़ की, ये बोलते हैं आखिरकार हमें करना क्या है। ठीक है, मतलब ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, एक पॉजिटिव। अब मैंने आपको बताया था ज़्यादातर हमारे फंडामेंटल राइट कैसी प्रवृत्ति के, नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं। तो ये कैसे हैं, सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। ये हमें ये नहीं बताते क्या नहीं करना है, बल्कि हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है, राज्य को क्या करना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36। इसमें क्या बात करी गई है, आर्टिकल 36 हमारा कहता है राज्य की परिभाषा के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि राज्य क्या होगा। तो मैंने आर्टिकल 12 आपको पढ़ाया था कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, तो सेम एज इट इज़ यहाँ भी राज्य की परिभाषा आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। आर्टिकल 37 में क्या बात कही जाती है, देखिए आर्टिकल 37 कहता है कि हमारे ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है, राज्य के शासन में क्या है, मूलभूत है, लेकिन वे अपरिवर्तनीय हैं। मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी, मूलभूत मतलब इनके बिना काम नहीं चलता। ये आदर्शवाद दिखाते हैं। आर्टिकल 37 क्या दिखाता है, एक राज्य का आदर्शवाद दिखाया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं आदर्शवाद से मतलब है राम राज्य की बात हम करते हैं। क्या आपको लगता है कभी राम राज्य होगा, कोई लोग चोरी नहीं करेंगे, हर जगह समरसता होगी, लोग एक दूसरे की इज्जत करेंगे, कोई बलात्कार, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ये क्या है, ये आदर्शवाद है एक अच्छे राज्य की। तो हमें ये चीज़ क्या दिखाती है, आदर्शवाद दिखा देगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय का मतलब ये जो हमारा न्यायालय है उसके द्वारा ये लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ दिखाती है यथार्थवाद को, मतलब वास्तविकता क्या चीज़ है। ठीक है, आगे है हमारा आर्टिकल 38 क्या कहता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। आर्टिकल 38 हमारा कहता है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्या है, जस्टिस की बात करता है। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, जो आपकी प्रीएम्बल भी कहती है, से परिपूर्ण मतलब से भरा हुआ क्या बनाना है, हमें एक व्यवस्था स्थापित करनी है राज्य में। ठीक है, आर्टिकल 38 क्लॉज 2 क्या कहता है, आय की असमानता, जो हमारी इनकम की जो इनइक्वालिटी है, जो हमारी क्या है, आय की असमानता है, मतलब अमीर और ज़्यादा अमीर है, गरीब और ज़्यादा गरीब है, तो हमको क्या करना है, और जीवन स्तर की असमानता को क्या करना है, हमको कम करना है। ये कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये हमारे संविधान में जोड़ा गया। आय की असमानता को हमको कम करना है, और जीवन स्तर की जो असमानता है, मतलब जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उनको कम करना है। ऐसे जीवन स्तर की असमानता नहीं कि अंबानी के पास मर्सिडीज है, रोल्स रॉयल्स है, तो हमारे पास भी हो। ठीक है, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे आपके घर में भी भाई रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, ठीक है, फ़ोन होना चाहिए, ठीक है, खाने के लिए आपके पास पर्याप्त माध्यम हो। आई बात समझ में। अब देखिए आर्टिकल 39 क्लॉज ए क्या कहता है, स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना है। आर्टिकल 39 क्लॉज ए कहता है कि जो हमारी जो फीमेल्स हैं और जो हमारे मेल्स हैं उनको क्या करना है, जो आजीविका मतलब हमें कमाने के साधन, पर्याप्त साधन क्या करवाना है, उपलब्ध करवाना है, ये कहता है। ठीक है, 39 क्लॉज बी क्या कहता है, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, मतलब हमारे देश में जो भी संसाधन होंगे उनका क्या करना है, जनता के हित में यूज़ करना है। मान के चलिए कहीं भी कोयला निकलता है तो कोयला का जो यूज़ है वो जनता के हित में देखते हुए हमको करना है। ठीक है, हीरा निकले, सोना निकले, कुछ भी निकले, ठीक है, अगर क्या है वो देश की संपत्ति है। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना, कोई भी उत्पादन के साधन होंगे उनका क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब वो एक आदमी के हाथ में नहीं होंगे। मान के चलिए कहीं गैस निकल आती है तो सरकार उसका टेंडर निकालेगी। ठीक है, ये नहीं कि वो अंबानी अडानी के ही हाथ में रहे। ठीक है, और लोग भी उस टेंडर को भरें और अपने लिए अपॉर्चुनिटी गेन करें। ठीक है, समान कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन देना होगा। ठीक है,
ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं। ठीक है, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसके लिए आपके सरकारी अस्पताल बनाए गए हैं। ठीक है, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। एफ क्या कहता है, बचपन और यौवन को शोषण से बचाना है। सरकार ने विभिन्न तरह के कानून बनाए हैं जुवेनाइल जस्टिस से जुड़े हुए, मतलब बचपन को बचाना है और यौवन को किससे, शोषण से बचाना है। ठीक है, ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये भी हमारे संविधान में जोड़ा गया। आगे देखते हैं, 39 क्लॉज ए जोड़ा गया बाद में। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट में भी दे रखा है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपको जोड़ा गया है। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब है, मान के चलिए आपके साथ कोई अपराध होता है, अगर आप कोई वकील अफोर्ड नहीं करवाते हैं तो राज्य की जिम्मेदारी है, वो आपको वकील प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आर्टिकल 40 के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 40 हमें ये बताता है पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण। ये क्या करता है, डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ग्रास रूट पे भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात कहता है। ठीक है, आर्टिकल 41 क्या कहता है हमारा, रोजगार का अधिकार और बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था और विकलांगता की स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है। आप देखते होंगे बेरोजगारों के लिए सरकार स्कीम चलाती है, बीमारी के लिए सरकार टीबी की स्कीम चलाती है, वृद्धावस्था बुजुर्गों के लिए स्कीम चलाती है, विकलांगों के लिए भी क्या चलाती है सरकार, स्कीम चलाती है, रिक्शा देती है, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाती है कि वो जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए एकदम अनुकूल हो। ठीक है, आर्टिकल 42 क्या कहता है, कार्य की मानवोचित दशाएं एवं स्त्रियों को प्रसूति सहायता प्रदान करना। देखिए, हम कोई भी कार्य जहाँ करते हैं, कहीं भी फैक्ट्री में जाते हैं, जो मजदूरों के लिए कार्य करने के लिए मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पंखा लगाना हुआ नहीं है, पानी नहीं है आपके लिए, मतलब मूलभूत सुविधाएं नहीं है, आपके साथ शोषण ना हो, मतलब मानव होते हुए आपके लिए दशाएं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, स्त्रियों को प्रसूति सहायता प्रदान करना। आप देखते होंगे मातृत्व लाभ अधिनियम एक कानून है, जैसे किसी भी फीमेल है उसके बच्चा होता है तो सरकार 6,000 रुपये देती है विभिन्न किस्तों के माध्यम से। तो ये क्या है, वेलफेयर स्टेट तभी तो बनेगा। ठीक है, आर्टिकल 43 मजदूरों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास करना है। जो हमारे मजदूर हैं उनके लिए हमें कहते हैं निर्वाह मजदूरी, मतलब ऐसी मजदूरी हो जो एकदम उनके लिए बेसिक चीज़ें वो उपलब्ध करा सके। ठीक है, वो खरीद सके उन चीज़ों को। लेकिन आज की डेट में आप देखते होंगे महंगाई कितनी ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हम इनसे पीछे हट रहे हैं। और कुटीर उद्योग मतलब जैसे छबड़ा बनाना, आपका छाछ बनाना, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे गरीब लोग, जनजाति लोग जो करते हैं, उनका विकास करना है कुटीर उद्योगों का। ठीक है, आर्टिकल 43 क्लॉज ए क्या कहता है, कैपिटल मजदूरों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी देना है। जो मजदूर हैं हमारे, जो उद्योगों में काम कर रहे हैं, जो उद्योगों का मैनेजमेंट है, जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट है, उसमें क्या है, उनको भागीदारी देना है। ये भी हमारी सरकार का क्या है, एम है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये हमारे संविधान में जोड़ा गया, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आर्टिकल 43 क्लॉज बी सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना। जो सहकारी संस्थाएं हैं कोऑपरेटिव, उनको क्या करना है, उनकी उन्नति करना है। ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से भारत के संविधान में ये जोड़ा गया। देखिए, आपको कहीं भी अगर कैपिटल ए मिलता है, कैपिटल बी मिलता है, इसका मतलब है ये संशोधन के माध्यम से बाद में चीज़ जोड़ी गई है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आर्टिकल 44 क्या कहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विवादित है, आप देखते होंगे समय समय पर चर्चा चलती है, और हमारी जो ये वर्तमान जो सरकार है उनका लक्ष्य भी है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। हमारे संविधान का जो लक्ष्य है वो है जेंडर जस्टिस। ठीक है, और जो हमारी समान नागरिक संहिता है, इसका मतलब भी क्या होना चाहिए, जेंडर जस्टिस, मतलब आदमी हो या स्त्री हो, अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, सबके लिए बराबर। इसी को देखते हुए 3 तलाक का जो कानून था वो हमारे मतलब वो क्या किया गया, गैर कानूनी ठहरा गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। मतलब जैसे हमारे क्रिमिनल कानून है, मान के चलिए आपने किसी की गोली मार दी तो आप पे 302 लगी, ये क्या है, क्रिमिनल कानून। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, इवन कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी पद से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए समान सजा है। वहीं आप देख कर चलिए जो नागरिक कानून है, जैसे तलाक से जुड़े हुए मामले, किसी को अडॉप्शन के मामले, मतलब बच्चे को गोद लेने के मामले, ये सब अलग अलग हैं हर धर्मों में। तो उनके हिसाब से तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि सबको एक जैसे कानून में हमको प्रोना है। ठीक है, यहाँ पर ये एक तर्क के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत डिबेटेबल विषय है, अगर इस पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, समान नागरिक संहिता लागू करना, ये क्या है, भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में दिया गया है। ये कई बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है, आपको ये याद रखना है।
आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम आयु के, मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए को शिक्षा देना और उनकी देखरेख करना क्या है, सरकार का लक्ष्य होगा, जो कि आंगनवाड़ियों के माध्यम से किया जाता है ये काम। ठीक है, आगे आर्टिकल 46 क्या कहता है, जो हमारे एससी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हित के आगे बढ़ाना है। यही हमारा रिजर्वेशन का भी लक्ष्य है। ठीक है, आर्टिकल 47 क्या कहता है, शराब एवं मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाना है। लेकिन आप देखते हैं सरकार लगाती है, जैसे कि आप बिहार में जाएंगे, बिहार में क्या है, शराबबंदी। किस चीज़ को देखते हैं, इनको जो सरकार को प्रेरणा मिलती है, जो नेता लोगों को मिलती है, पार्टियों कहाँ से मिलती है, हमारे डीपीएसपी में से, कि हमको ये काम करने हैं। तो ये एक तरीके से ये जो डीपीएसपी बनाए गए हैं, ये हमारी जो पार्टियां हैं इन पर एक नैतिक मतलब वोट लेने के लिए एक दबाव भी बनाती हैं कि अगर हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तो लोग हमें वोट देंगे, हम सत्ता में आएंगे और ये सुधार करेंगे। ठीक है, वो यहीं से प्रेरणा लेती हैं। ठीक है, आगे आर्टिकल 48 क्या कहता है, गाय और अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध करना है। हमारे संविधान की देखो कैसी विशेषता है, आज की डेट में गाय का जो मुद्दा है बहुत ही ज़्यादा विवादित है, और अन्य जो भी क्या होंगे दुधारू पशु होंगे, जो दूध देने वाले होंगे, उनके वध का प्रतिषेध की बात करता है, और अलग अलग राज्यों ने इसके लिए कानून बना रखे हैं। ठीक है, आर्टिकल 48 ठीक है कैपिटल ए का क्या है, पर्यावरण की रक्षा करना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये चीज़ हमारे संविधान में जोड़ी गई। आर्टिकल 49 देखिए अब क्या कहता है, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण करना। जो भी हमारे हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस के पैलेस हैं, मतलब ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, खजुराहो के मंदिर हो गए, कोई भी पुराने स्मारक हैं, उनका क्या करना है, हमको संरक्षण करना है। जैसे मान के चलिए ताजमहल आगरा में पॉल्यूशन के माध्यम से उसका रंग पीला हो रहा था, तो सरकार ने क्या किया, एक स्टेप उठाया, कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया यहाँ की जो और पास की फैक्ट्रियाँ हैं इनको बंद किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या है जो ताजमहल का रंग है वो पीला पड़ता जा रहा है। ठीक है, आई बात आपकी समझ में। आर्टिकल 50 क्या कहता है, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, मतलब जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसको न्यायपालिका से पृथक करना है। सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को हमको बढ़ावा देना है। आज की डेट में इजराइल का और यूक्रेन का, इजराइल में भी युद्ध है आपका, ठीक है, और आपका क्या यूक्रेन का रसिया से वॉर चल रहा है, तो हम क्या है, हमारी न्यूट्रल पॉलिसी है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको ऐसी बात करनी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, हमें कुछ ऐसी बात नहीं करनी है जिससे विश्व में युद्ध की स्थिति बने। ठीक है, आगे हम देखते हैं डीपीएसपी का वर्गीकरण विचारधारा के आधार पर। ठीक है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें कुछ क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाते हैं कि हाँ जी ये कौन सी विचारधारा से है। अगर हम अपना मूल संविधान उठाएंगे तो वहाँ पर ऐसा कोई भी वर्गीकरण दिया हुआ नहीं है, ये हमने खुद जो कुछ सिद्धांत हैं उनके हिसाब से ये हम चीज़ें हमने अपने लिए निकाली हैं। ठीक है, देखो समाजवादी आधार पर हमारे संविधान में जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन कौन से, देखिए आर्टिकल 39 भी जो क्या कहता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना है। ठीक है, आर्टिकल 39 क्लॉज सी क्या कहता है कि जो हमारे संसाधन होंगे उनका क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है, मतलब एक आदमी के हाथ में वो नहीं रुकने देने। आर्टिकल 43 क्या कहता है, मजदूरों को निर्वाह मजदूरी देनी है हम। ठीक है, आर्टिकल 43 क्लॉज कैपिटल ए क्या कहता है कि मजदूर जो हैं उनको उद्योगों के जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसमें हिस्सेदारी देनी है। तो ये कैसे हम चीज़ें दिखाती हैं, ये दिखाती है समाजवाद। समाजवाद क्या कहता है, उत्पादन और उत्पत्ति के साधनों पर सबके हित की बात करता है। तो आप अब इस चीज़ से रिलेट कर पाए। ठीक है भाई, समाजवाद तभी तो है कि मजदूरों को देखिए क्या हो रहा है, मजदूरों के संसाधनों का जनहित में प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है, समाजवादी लक्षण है। संसाधनों को क्या है, विकेंद्रीकरण, तो ये कैसी चीज़ है, समाजवादी है। ठीक है, मजदूरों को निर्वाह मजदूरी, ये क्या है, समाजवादी लक्षण है, क्योंकि हर किसी आदमी को यहाँ क्या है, समाजवाद में इज्जत मिलेगी। दूसरे गांधीवादी, मतलब जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से मिलते थे। जैसे गांधी जी कहते थे कि ये जो हमारा प्रशासन का आधार है, गांव में भी हमारे क्या है, पावर दी जानी चाहिए, क्योंकि ताकि गांव के लोग भी अपने तरीके से शासन करें, क्योंकि वो वहाँ की स्थितियों को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए पंचायतों के गठन की बात यहाँ पर करी गई, जो ग्राम प्रधान बनता है। आर्टिकल 47 मादक पदार्थों के क्या कि मादक पदार्थ, शराब, इनकी जो उत्पादन है और इनकी बिक्री पर रोक लगाने की बात, क्योंकि गांधी जी इनकी बात ही करते थे, इनको बंद करना चाहिए। गाय के वध की बात गांधी जी कहते थे कि गाय का वध नहीं होना चाहिए। ये कैसे गांधीवादी तत्व है। अब देखिए उदारवादी, बौद्धिक और आधुनिक पश्चिमी विचारक के जो तत्व हैं इन्हें भी हम देखें। जैसे 49 क्या कहता है, ऐतिहासिक महत्व के स्थल। ऐतिहासिक महत्व मतलब चाहे वो मुगल काल का हो, चाहे वो क्रिश्चियन
उन्होंने बनाया, कोई भी हमारे देश में आक्रांत आए हों, उन्होंने कोई भी स्थल बनाया हो, ये नहीं कि आज हम उनको तोड़ दें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे उदारवादी लक्षण दिखाते हैं, ठीक है। और क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये क्या दिखाते हैं, मॉडर्न आधुनिक पश्चिमी विचार हैं ये, ठीक है। अब देखिए डीपीएसपी से संबंधित कुछ कथन, इनके बारे में कुछ कहा गया, एक स्टेटमेंट हमारे पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, कि किसने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा। तो हमारे केटी शाह थे, तो केटी शाह ने क्या कहा था, ये हमारे संविधान सभा में थे, ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों को बोलते हैं कि ये जो क्या है, ये एक चेक की भांति है, मतलब ये एक चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब इन्होंने ये बात इसलिए कही इसकी अपरिवर्तनीयता को लेकर, अपरिवर्तनीयता मतलब इनको लागू करने के ऊपर, कि हम ये नहीं कह सकते न्यायालय में जाके कि इनको लागू कीजिए। ये क्या है, डीपीएसपी क्या है, एक चेक है, चेक तो हमको दे दिया, अब हम बैंक में जाएंगे तो राज्य क्या हो गया, बैंक, अब ये बैंक की इच्छा है वो चेक को भुनाए या ना भुनाए, ठीक है। तो ये बात ये कह रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कैसे, आर्थिक इकोनॉमिक लोकतंत्र, बात नहीं करी जाए मजदूरों को उद्योगों में प्रबंधन, संसाधनों का विकेंद्रीकरण, ठीक है, क्या बात करी जा रही है, ऐसी बात करी जाए। तो ये क्या करते हैं, देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। नौकरी की बात ये कर रहे हैं, महिला पुरुषों के बीच में जो इनकम की इनइक्वालिटी है या फिर अमीर गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम करने की बात ये करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से आर्थिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र आपका फंडामेंटल राइट में दिखाई देता है। आइवर जेनिंग्स जो एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें बोलते हैं नववर्ष की शुभकामना। मान के चलिए जैसे कोई नववर्ष आता है, हम बोलते हैं एक दूसरे से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो ये एक हैप्पी न्यू ईयर की तरह है, उसके बाद जो काम चलने वाला है वो चलता रहेगा। अब देखिए आखिरकार डीपीएसपी क्या है, इनके बारे में जो हमारे संविधान में दिया हुआ, आखिर इनके पीछे क्या सोच थी, ये चीज़ और देखिए। संविधान जो निर्माता थे हमारे, उनका मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है, जो मोरल पावर है, वह गवर्नमेंट को बाध्य करेगी, मतलब गवर्नमेंट को बाध्य करेगी, कोई भी सरकार होगी कि गवर्नमेंट डीपीएसपी को गंभीरता से ले, ठीक है। गंभीरता से कैसे लेगी, जैसे आज की डेट में हम सवाल उठाते हैं सरकार के सामने कि भैया अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जैसे हम शक्ति के पृथक्करण की बात करते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की, जैसे आज की डेट में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनके यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे आए थे, तो क्या कहते हैं भाई न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका, प्रधानमंत्री उसके हिस्सा है, तो इनका पृथक्करण होना चाहिए ताकि हमको ये ना लगे कि न्याय से हमारा विश्वास उठ जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। धन्यवाद।